शारदा ने शुष्क हंसी हंसकर कहा, विवश हो माँ, मैं यहाँ से हिल नहीं सकती, अन्यथा माँ की सेवा छोड़कर इस सूने मकान में पड़े रहने की सजा न भोगती। सविता अनुनय के स्वर में बोली, एक बात कहूँ, कुछ ख्याल तो न करोगे? जो कहना हो कहो, मैं कुछ ख्याल न करूँगा। तुम मुझे नई बहू कहकर न पुकारा करो, तुम मुझे रेणु की माँ कहकर पुकारा करो। भतीजों को जब बातचीत में मालूम हुआ कि धनाढ्य काका बाबू सर्वस्व गंवाकर गृहहीन होकर बिन ब्याही सयानी कन्या के साथ गांव लौटे हैं और जीवन के शेष दिन यहीं पूरा करने का इरादा है, तो वे डर गए। सोचा कि कहीं वे उन्हीं लोगों पर कन्या का भार न छोड़ जाए। हरिणपुर क्यों नहीं गई, जान सकता हूँ शारदा? शारदा चुप रही। इस चुप्पी के कारण राखाल की खींच और बढ़ गई। बोला, मेरा ऋण तो तुमने कौड़ी कौड़ी चुका दिया, इसीलिए उत्तर न दिए बिना भी चल जाएगा, किंतु इसी बीच क्या नई माँ का भी ऋण चुका दिया? शारदा। इस बार वेदना के साथ शारदा बोली, जो कहना हो यहाँ बाजार में खड़ा होकर न कहिए, अंदर चलकर कहिए। देखता हूँ आजकल तुम हर बात में मेरा उपहास करती हो शारदा। शारदा ने जीभ काटकर कहा, कहते क्या है देवता, इतना बड़ा दुस्साहस मैं करूंगी? ब्रह्म तेज से भस्म न हो जाऊंगी? नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास अंतिम परिचय का भाग 7। दूसरे दिन सुबह जब सविता ने शारदा से अपना सामान ऊपर भेजने को कहा, क्योंकि तारक सारे सामान की सूची बना रहा था, तो शारदा ने कह दिया, हरिणपुर मेरा जाना न हो सकेगा माँ। तारक और सविता ने एक साथ ही पूछा, क्या बात है? शारदा ने शुष्क हंसी हंसकर कहा, विवश हो माँ, मैं यहाँ से हिल नहीं सकती, अन्यथा माँ की सेवा छोड़कर इस सूने मकान में पड़े रहने की सजा न भोगती। तारक ने हाथ की नोटबुक फर्श पर फेंक कर कहा, तब दोपहर की ट्रेन से आपका जाना नहीं होगा माँ। कोई स्त्री साथ न रहने से गांव में आप अकेली कैसे रहेंगी? सविता बोली, तारक, मेरा जन्म गांव में ही हुआ है और अधिकांश जीवन गांव में ही बीता है, मुझे कोई कष्ट न होगा। तारक ने उपहास के स्वर में शारदा से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि वह कौन सा मातवर आदमी है जिसके आदेश के बिना आप नई माँ के साथ भी नहीं जा सकती? राखाल बाबू तो नहीं? शारदा का मुख अपमान से लाल हो गया। फिर भी दूसरी ओर देखते हुए उसने शांत कंठ से कहा, जो मुझे इस घर में रख गए हैं, उनके आदेश के बिना मेरा यहाँ से जाना संभव नहीं है। तारक बाबू, आप अकारण नाराज न होएं। फिर सविता को प्रणाम करके कहा, और सब लोग चाहे मुझे गलत समझें, किंतु आप गलत न समझेंगी यह मैं निश्चय पूर्वक जानती हूँ। सविता ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, आज न समझे बेटी, किंतु एक दिन तुम्हें सब समझेंगे। शारदा के नयन भर आए। सविता ने उसे अपने समीप खींच कर कहा, यह मैं जानती हूँ कि मेरे साथ न जा सकने का तुम्हें कितना दुख हुआ है। यथा समय गाड़ी स्टेशन पर आई और सविता के मना करने पर भी तारक ने कोई असुविधा न होने देने के ख्याल से दूसरे दर्जे का टिकट लिया। बर्थ पर साफ बिछौना बिछा दिया, फिर ऊपर की बेंच पर सब सामान जमा दिया। फिर कहा, अब तुम्हारे लिए बर्फ डालकर एक ग्लास लेमन लेने जाता हूँ माँ। माँ के मना करने पर भी वह मान नहीं रहा था। तब उन्होंने कहा, ट्रेन में जल स्पर्श भी मैंने कभी जीवन में नहीं किया है, तुम मेरे लिए परेशान न हो बेटा। थोड़ी ही देर में विमल बाबू आ गए। सविता का मुख चमक उठा, आंखों में मानो नई ज्योति आ गई। उन्होंने इधर उधर देखकर पूछा, शारदा कहाँ है? सविता ने उदास हंसी के साथ सिर हिलाकर बताया कि वह नहीं आ सकी। विमल बाबू ने कलाई की घड़ी पर निगाह डालते हुए कहा, मैं मोटर से जाकर शारदा को लिए आता हूँ, मेरी बात वह न टालेगी। सविता बोली, वह न आ सकेगी कहकर तुम उसका दुख और बढ़ाओगे ही, इसका कारण फिर कभी और सुनना। हाँ, इतना अनुरोध तुमसे किए जा रही हूँ कि शारदा अकेली है, बीच बीच में उसकी खबर लेते रहना। शारदा के व्यवहार से तारक पहले ही असंतुष्ट था। उसी शारदा के प्रति नई माँ का ऐसा स्नेह देखकर वह खींच उठा और वहाँ से दूसरी ओर चला गया। विमल ने पूछा, क्या बात है? तारक उत्तेजित जान पड़ता है। सविता ने कहा, शारदा मेरे साथ नहीं आई, इसलिए वह सोचता है कि मुझे गांव में असुविधा होगी। विमल बाबू ने कहा, मेरा भी ऐसा ही ख्याल है।
सविता बोली, किंतु आज मैं इसके विपरीत सोच रही हूं। विमल बाबू ने इतनी करुण मुस्कान सविता के मुख पर कभी न देखी थी। बोले, क्या मैं उसे नहीं जान सकता नई बहू? सविता थके हुए स्वर में बोली, सभी बातें तुमसे एक दिन कहूंगी, और कोई तो दूसरा मेरे हृदय के अंदर के इस दाह को न समझ पाएगा, कदाचित विश्वास भी न करेगा। इन 13 वर्षों में जो प्रश्न बराबर मेरे हृदय में उमड़ घुमड़ कर उठता रहा, इसका उत्तर आज तक मुझे नहीं मिला। तुम्ही ने यह निर्मल जिज्ञासा मेरे अंदर पैदा की है। मैं चाहती हूँ कि तुम ही इसका उत्तर भी इस जीवन में दे दो। कितना ही बड़ा दुख तुम मुझे देते, मैं उसे तुम्हारा दान मानकर सिर उठाकर चलती, किंतु मेरे जीवन में तुमने दुख नहीं भेजा, केवल तीव्र परिहास। मनुष्य का परिहास सहना कठिन नहीं है, किंतु तुम्हारा यह निष्ठुर परिहास तो सहा नहीं जाता। विमल बाबू के मुख पर कठोर वेदना की छाया दिखाई पड़ी। उन्होंने नज़र दूसरी ओर कर ली। बहुत देर तक कोई कुछ न बोला। तब सविता ने मृदु कंठ से पुकारा, दयामा। स्नेह सिग्ध स्वर में विमल बाबू ने कहा, नहीं बहू। सविता अनुनय के स्वर में बोली, एक बात कहूं, कुछ ख्याल तो न करोगे? जो कहना हो कहो, मैं कुछ ख्याल न करूंगा। तुम मुझे नई बहू कहकर पुकारा न करो। विमल बाबू ने कहा, ऐसा ही होगा। सविता की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। बोली, तुम मुझे रेणु की मां कहकर पुकारा करो। विमल बाबू बोल उठे, तुमने कितना बड़ा दान आज दिया है इसे तुम नहीं जानती। इस सम्मान की मर्यादा रख सकूं, बस मेरी यही कामना है। इसी समय गाड़ी छूटने की घंटी। विमल बाबू बोले, जब वहां रहना अच्छा न लगे तो निसंकोच चली आना। तारक को छुट्टी न मिले तो कह देना, राजू ले आएगा। तारक बर्फ मिले किसी पेय का ग्लास लिए तेजी से इधर आ रहा था। विमल बाबू को देखकर बोला, नई माँ को तो बूंद भर पानी गले में न डलवा सका, पर आप इनकार न कर दीजिएगा। लाओ, कहकर विमल बाबू ने ग्लास ले लिया। ट्रेन चल पड़ी। नमस्कार कहकर तारक चलती गाड़ी पर चढ़ गया। ब्रज बाबू का आना छोटे चचेरे भाई नवीन और भतीजों को अच्छा न लगा। वे इतने दिनों से घर की संपत्ति भोगते आ रहे थे, उसमें बाधा पड़ते देख उनका अंदर से अप्रसन्न होना स्वाभाविक था। असली मालिक के इतने दिनों बाद आ टपकने से वे विचलित हो गए, परंतु ब्रज बाबू के सामने प्रतिवाद न कर सके। इसीलिए भी कि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक मूल्यवान जमीन इन्हें दान कर दी थी। बड़े सोच विचार के बाद घर का बाहरी हिस्सा उन लोगों ने ब्रज बाबू के लिए खाली करवा दिया। इसमें 2 बड़े कमरे थे, भीतर दालान और बाहर बरामदा था। दालान के दोनों छोर पर एक एक छोटी कोठरी थी। पहुंचने के दिन एक समय भोजन की व्यवस्था भी उन लोगों ने ही की, किंतु घर के भीतर खाना न खिलाकर सब सामान बाहर ही भिजवा दिया गया। रेणु इसका अर्थ समझ गई, किंतु बचपन से ही मितभाषिणी और गंभीर धीर होने के कारण वह कुछ बोली नहीं। भतीजों को जब यह बातचीत में मालूम हुआ कि धनाढ्य काका बाबू सर्वस्व गंवाकर गृहहीन होकर बिन ब्याही सयानी कन्या के साथ गांव लौटे हैं और जीवन के शेष दिन यहीं पूरा करने का इरादा है, तो वे डर गए। सोचा कि कहीं वे उन्हीं लोगों पर कन्या का भार न छोड़ जाएं। ब्रज बाबू अपने गृह देवता गोविंद जी को भी साथ ले आए थे, किंतु उन्हें पारिवारिक ठाकुरबाड़ी में स्थान नहीं मिला। नवीन बाबू ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि वे लोग ब्रज बाबू और रेणु को अपने परिवार में स्थान देते हैं तो गांव में उन्हें पतित और जातिच्युत होना पड़ेगा, क्योंकि रेणु की मां के कुल त्याग की बात सभी जानते हैं। पैसा होने पर शायद लोगों का मुंह बंद भी हो जाता, किंतु ब्रज बाबू आज धनहीन है। सयानी कन्या के इतने दिन अविवाहित रहने की बात भी गांव में कोई क्षमा न कर सकेगा। लगन चढ़ने पर भी जिस कन्या का ब्याह न हो सका और जिसकी माता कुल कलंकिनी है, इसलिए इच्छा होते हुए भी वे लोग निरुपाय हैं। ब्रज बाबू ने कहा, चिंता न करो भैया, मैं रेणु और गोविंद जी को लेकर वृंदावन चला जाऊंगा। जब तक यह व्यवस्था नहीं होती तब तक मकान के बाहर अलग रह लूंगा, तुम लोगों को कोई असुविधा न होगी। रेणु ने उतने ही स्थान में प्रबंध कर लिया, पर ब्रज बाबू बीच बीच में व्याकुल हृदय से सोचते हैं, गोविंद,
मैंने तुम्हें तुम्हारे ही मंदिर के बाहर असम्मान के मध्य डाल रखा है। प्रभु, मेरी रेणु का तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं। कभी आरती करते करते चिंता में डूब जाते, पंच प्रदीप और घंटा निश्चल हो जाता, आंसू झरते रहते, होश नहीं रहता। रेणु पुकार उठती, बाबूजी। ब्रज बाबू चौंक कर फिर आरती करने लगते। इसी मानसिक पीड़ा और दबाव में दिन बीत रहे थे कि एक दिन दोपहर को पूजा घर से बाहर निकलते ही ब्रज बाबू को चक्कर आ गया, गिरकर बेहोश हो गए। भय और आशंका से कातर होने पर भी अर्धमूर्छित पिता से रेणु ने पूछा कि क्या नवीन काका या भैया किसी को बुलाऊं? ब्रज बाबू ने बड़ी मुश्किल से केवल राजू का नाम लिया। रेणु ने उसी दिन उसे तार दिया। गांव के डॉक्टर ने कहा कि मस्तिष्क में रक्त का दबाव बढ़ने के कारण यह हुआ है। सावधानीपूर्वक चिकित्सा तथा सेवा से बच सकते हैं, किंतु भविष्य में पुनः यह घटना हुई तो फिर जीवन के लिए शंका है। उधर राखाल का मित्र योगेश उसके पीछे विवाह के लिए पड़ा है। दिल्ली में उसने कई लड़कियां देखी थीं। उन्हीं में से एक लड़की के संबंधी इस तरह योगेश के पीछे पड़े हैं कि यदि वह स्वयं विवाहित या अंतर्जातीय न होता तो उस कन्या की दयनीय स्थिति को देखकर अवश्य विवाह कर लेता। बड़ी मुश्किल से सोचकर जवाब दूंगा कहकर राखाल ने योगेश से पिंड छुड़ाया है, किंतु इन लड़कियों की बात सोचते समय राखाल को बार बार एक चेहरा याद आता है। यद्यपि विवाह के पात्री चुनने के विषय में उसका कोई अर्थ नहीं, फिर भी विश्वास एवं श्रद्धा ही नहीं, आत्मीय की भांति गहरी सहानुभूति की मधुरता जो उन स्निग्ध निर्दोष नैनों से टपकती है, वह उसे भूल नहीं पाता। शारदा ने कहा था कि वह बहुतों का उपकार करता है, उसी तरह उसका भी किया। इसमें उसकी कोई क्षति तो नहीं हुई, किंतु क्या यह सचमुच क्षति नहीं हुई? क्षति न होती तो राखाल उस रात केवल शारदा को ही नहीं, नई माँ तक को ऐसी कटु एवं तिरस्कार युक्त बातें कैसे कह सकता था? शारदा यदि तारक का स्वागत सम्मान करती है तो इसमें राखाल क्यों क्षुब्ध होता है? शारदा के लिए तारक और राखाल एक से ही तो हैं, बल्कि तारक अधिक विद्वान और बुद्धिमान है। तब राखाल को जलन क्यों हुई? क्यों वह एकदम आग बबूला हो उठा? यही सब सोचते सोचते उसका मस्तक जलने लगा और पार्क में जाकर एकांत में एक सूनी बेंच पर वह लेट गया और आंखें बंद किए सोचने लगा। उस दिन जब वह एलिफेस्टन रोड के मोड़ पर ट्राम की प्रतीक्षा में खड़ा था, विमल बाबू उधर से निकले, मोटर रोककर बाहर आ गए और उससे पूछा, अपने काका बाबू और रेणु का कुछ समाचार आया है? राखाल ने कहा, अच्छे हैं, 3-4 दिन पूर्व चिट्ठी आई थी। फिर उन्होंने पूछने पर बताया कि वे शारदा से मिलने जा रहे हैं। तब उसने कहा था, वह तो यहाँ है नहीं, माँ के साथ हरिनपुर गई है। वे बोले, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वह नई माँ के साथ नहीं गई है? जाने को थी, किंतु अंत में उसने कह दिया कि उसके जाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि वह मालिक के हुक्म के बिना घर से नहीं निकल सकती। राखाल आज सोचने लगा कि यह मालिक कौन है। उसे कुछ समझने को बाकी नहीं रहा। बहुत देर बाद चौकीदार के टोकने पर वह उठा, डेरे पर जाकर पड़ रहा और निश्चय किया कि सुबह उठते ही शारदा के यहाँ जाएगा। दूसरे दिन राखाल की नींद देर से टूटी। लज्जित भाव से उठकर जल्दी जल्दी उसने तैयारी की और जम्हाई आते रहने पर भी निकल ही रहा था कि तार के पियन ने पुकारा, तार है। तार खोलकर पड़ते ही उसके चेहरे पर दुश्चिंतावश अंधेरा छा गया। ब्रज बाबू बीमार हैं, रेणु ने तुरंत बुलाया है। 8:30 बजे हैं, 9 की गाड़ी नहीं मिल सकती क्योंकि बाजार से फल पत्ते आदि खरीदना होगा। निश्चय किया कि 12:30 की गाड़ी से जाएगा, जिसके लिए समय पर्याप्त है। शारदा अपनी कोठरी के सामने ही चटाई बिछाए 4-5 छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। राखाल को देखते ही उन्हें छुट्टी दे दी, फिर सहज शांत भाव से राखाल को प्रणाम करके बोली, अंदर चलिए। राखाल ब्रज बाबू की बीमारी के तार से उद्विग्न तो था ही, शारदा के शांत उत्तर से और चिढ़ गया। पूछा, तुम हरिनपुर क्यों नहीं गई? जान सकता हूँ शारदा? शारदा चुप रही। इस चुप्पी के कारण राखाल की खीज और बढ़ गई। बोला, मेरा ऋण तो तुमने कौड़ी कौड़ी चुका दिया, इसलिए मुझे उत्तर दिए बिना भी चल जाएगा, किंतु इसी बीच क्या नई माँ का ऋण भी चुका दिया शारदा? इस बार वेदना के साथ शारदा बोली, जो कहना हो यहाँ बाजार में खड़े होकर न कहिए, अंदर चलकर कहिए। मैं अभी आती हूँ, चले न जाइएगा। कहकर वह चली गई।
राखाल कहता ही रहा कि मुझे बैठने की भी फुर्सत नहीं है। थोड़ी देर में शारदा गर्म पानी से भरे केतली आंचल की छोर से पकड़े हुए आई और नए डब्बे से चाय डालकर चाय तैयार कर दी। चाय न पीने से राखाल का सिर भिन्ना रहा था। शारदा ने चाय का प्याला तश्तरी और चम्मच के साथ सामने रख दिया तो राखाल बोला, इसके लिए मुझे इतनी देर बिठाकर रखना ठीक नहीं हुआ शारदा, इसकी कोई आवश्यकता न थी। शारदा ने भोलेपन के साथ कहा, मुझे मालूम न था, नहीं तो रहने दीजिए, लौटा कर ले जाती हूँ। होठों में दबी शरारत की हंसी थी जिसे राखाल खूब पहचानता था। बोला, जब मेरे नाम पर बनाई है तब लौटाना ठीक न होगा। होठ दबाकर हंसते हुए शारदा ने चाय का प्याला उसके हाथ में दे दिया और बाहर चली गई। थोड़ी देर में एक प्लेट में कुछ रसगुल्ले और गरम समोसे लाकर दिए। बोली, मेरे पास दूसरा प्याला नहीं है, इसलिए इसे खाली कर दीजिए, एक प्याला और चाय इसमें डाल दूं, पीनी ही होगी। चाय नाश्ते के बाद मुंह हाथ धुलाकर शारदा ने कहा, उस समय जो कुछ बाहर कह रहे थे अब वह आंगन में नीचे उतरकर कहिएगा। चलिए। राखाल ने कहा, देखता हूं आजकल तुम मेरा हर बात में उपहास करती हो शारदा। शारदा ने जीभ काट कर कहा, कहते क्या हैं देवता, इतना बड़ा दुस्साहस करूंगी, ब्रह्म तेज से भस्म न हो जाऊंगी। राखाल ने गंभीर होकर पूछा, अच्छा सच बताओ, नई माँ को अकेले हरिनपुर भेजकर तुम कलकत्ता क्यों रह गई? शारदा बोली, पहले बताइए आप मेरी एक बात का सच सच जवाब देंगे? राखाल ने कहा, दूंगा। शारदा बोली, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर क्या आप सचमुच नहीं जानते? राखाल ने कठिनाई में पड़कर कहा, अपने अनुमान की यथार्थता जानने के लिए ही तो तुमसे पूछता हूं। शारदा, तो समझ लीजिए कि आपका मन जो कहता है वही सत्य है। राखाल चुप बैठा रहा। शारदा जूठी तश्तरी प्याला आदि लेकर जाने लगी। राखाल ने कहा, तो भी तुम अपने मुंह से स्पष्ट नहीं बता सकती कि क्यों तुम्हारा जाना नहीं हुआ? शारदा ने हंसकर हाथ के जूठे प्याले की ओर इशारा करके कहा, इसीलिए अब तो आपको स्पष्ट उत्तर मिल गया। कहकर वह बाहर चली गई। राखाल सोचने लगा, इस शारदा के समान क्या और किसी को उसने जीवन में कहीं देखा है? जीवन रक्षा के मूल्य में इस प्रकार जीवन का उत्सर्ग और कौन कर सकती है? धूले पात्र सजाती हुई शारदा ने कहा, जिस दिन पहली बार आपकी चरण धूली इस घर में पड़ी थी, मैंने आपको चाय पिलाने का आग्रह किया था। उस दिन आपने कहा था कि किसी और दिन तुम्हारी चाय मांग कर पीऊंगा। तभी से मैंने चाय का सामान घर में जुटा रखा है। जानती थी कि एक न एक दिन आप मेरे यहाँ बैठकर मेरे हाथ का नाश्ता चाय जरूर ग्रहण करेंगे, किंतु आपने स्वयं मांगकर खाने का जो आश्वासन दिया था वह मेरे भाग्य में बदा नहीं था। राखाल सहसा उठकर खड़ा हो गया। बोला, मैं जाऊंगा, मुझे 7:30 बजे की गाड़ी पकड़नी है। शारदा ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? राखाल ने कहा, काका बाबू बीमार हैं, रेणु ने आने के लिए तार भेजा है। शारदा ने कहा, नई माँ को खबर दी? नहीं। तुम्हारे पास उनकी चिट्ठी पत्री आती है क्या? शारदा बोली, हाँ, वह हर चिट्ठी में काका बाबू और रेणु और आपकी कुशलता पूछती हैं। राखाल, तो तुम ही लिख देना। शारदा ने कहा, लिख दूंगी, पर ठहरिए, मैं अभी आई। शारदा थोड़ी देर में ही साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक पोटली हाथ में लिए आई और बोली, मुझे भी आपके साथ चलना होगा देवता। रेणु बच्ची है, अकेली है, मैं कुछ कर सकूंगी। इनकार न कीजिएगा, आपके पांव पड़ती हूँ। वे मुझे जानते हैं, मेरे जाने पर असंतुष्ट न होंगे। राखाल ने सोचकर देखा कि उसके जाने से लाभ के सिवाय हानि कुछ भी नहीं है। बोला, अच्छा, तुम नहा धोकर खा पीकर तैयार रहो, मैं बाजार से सामान खरीद कर लाता हूँ। मेरी चिंता न करना, मैं स्टेशन के रेस्टोरेंट में खा लूंगा। शारदा ने कहा, मेरी रसोई चढ़ी है, 10:30 तक तैयार हो जाएगा। आज 2 कौर यहीं खा लीजिएगा। बहुत कुछ कहने पर राखाल राजी हो गया। राखाल बाजार से लौटा तो 11:15 हो रहे थे। साथ में संतरा, बेदाना, अंगूर, मिश्री, बार्ली, सागू, मक्खन, बिस्किट आदि लेकर आया था। हॉट बैग, आइस बैग आदि जरूरी सामान, अपना बिस्तरा और बैग भी साथ था। राखाल ने बड़ी तृप्ति के साथ भोजन किया,
फिर हाथ मुंह धुलने पर पान के बीड़े सामने आए। राखाल बोला, कैसी है ईश्वर की माया, कहाँ स्टेशन का खाना, कहाँ शारदा के हाथ का अमृत तुल्य भोजन, पानी, गमछा, घर के पान, आज किनका मुंह देखा था। शारदा हंसती हुई यह कहकर चली गई कि मैं 10 मिनट में आती हूँ। एक छोटा सा बिछौने का बंडल वहां रखकर चली गई। 10 मिनट में लौटते ही देखकर राखाल ने पूछा, तुम खा चुकी शारदा? शारदा बोली, खाने ही तो गई थी। इतनी जल्दी? तुमने अच्छी तरह खाया ना? शारदा ने कहा, आज मैंने सदा से ज्यादा अच्छी तरह नहीं खाया, भला देवता के प्रसाद का अनादर करूंगी। राखाल ने पूछा, तुम्हारा बक्स कहाँ है? 3-4 साड़ियाँ और 2-3 समीजें इसी बिस्तर में बांध ली हैं। मेरे लिए तो यही काफ़ी है। मैली होने पर साबुन से धोकर साफ कर लूँगी, जो रोज़ यहाँ करती हूँ। राखाल ने सोचा कि कपड़ों की इतनी कमी होने पर भी इसने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर ऊपर से उस बारे में कुछ न कहकर बोला, अच्छा मैं टैक्सी लेने जाता हूँ। शारदा चौंक कर बोली, अरे मैं तो भूल ही गई। जब आप बाजार गए थे तो विमल बाबू आए थे। उन्होंने कहा कि मैं भी आता हूँ, स्टेशन पहुँचा दूंगा। उन्हें आपसे भी कुछ प्रयोजन है। सहसा राखाल की कोमलता गायब हो गई। उसने कहा, मैं ठहर नहीं सकता, टैक्सी लेने जाता हूँ। इसी समय मोटर की हॉर्न सुनाई दी। सामान लादकर विमल बाबू ने दोनों को स्टेशन पहुँचा दिया। फिर राखाल का हाथ पकड़कर कहा, राजू भैया, मेरे एक अनुरोध की रक्षा करना। ब्रज बाबू की बीमारी में यदि किसी सहायता की ज़रूरत हो तो तार देना न भूलना। सूचना मिलते ही किसी बड़े डॉक्टर को लेकर रवाना हो जाऊंगा। मैं ब्रज बाबू एवं रेणु का हितैषी हूँ, इसमें अविश्वास न करना। मैं जानता हूँ तुमसे बढ़कर उनका बंधु और कोई नहीं, किंतु मेरे द्वारा जरा भी उपकार की संभावना हो तो भूलना मत। मैं जानता हूँ राजू कि आज रेणु एवं ब्रज बाबू कितने असहाय हैं। सुनकर राखाल की आंखें भर आई। बोला, आपके प्रति मैंने बहुत अन्याय किया है, क्षमा कीजिएगा। काका बाबू की बीमारी में सहायता की आवश्यकता पड़ने पर आपको अवश्य खबर दूंगा। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस उपन्यास के सभी भागों को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंतिम परिचय के लिंक को क्लिक करें।